हेलो दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के क्विज़ में आपका एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट्स ट्रस्ट योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूँ। चलिएगा आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय इतिहास में वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं या एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किए गए थे 1913 में। उन्हें साहित्य के लिए यह अवार्ड दिया गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है जो कि 1971 में जाकर के जो बांग्लादेश बना है उसमें उनका योगदान था। तो जो उस राष्ट्रीय गान का नाम है वो है आमार सोलांग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। तो जो अगर मैं राष्ट्रीय ज्ञान की बात करता हूँ तो भारत का जो राष्ट्रीय ज्ञान है वो 52 सेकंड में पूरा कंप्लीट गाया जाता है। और जबकि मुख्य अवसरों पर या कभी कभी जब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो वहाँ पे 20 सेकंड का भी इसको शॉर्टकट में गाया जाता है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मी क्षय या रासायनिक अभिक्रिया। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में प्रकाशित दिखाई देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिक की जो खोज की गई थी वो की गई थी रदरफोर्ड द्वारा। तो रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज की गई थी जो कि अभी के अभी अभी हाल ही के कुछ एग्जाम हुए हैं जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन का हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है इसका सही आंसर हमारा केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है केरल। केरल जो कि ओणम सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार जो उत्सव होता है वो चिमन या सिंघम माह में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 10 वर्ष तक चलने वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संसद में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है हमारा 5 वर्ष हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी जानते हैं जिससे लोकसभा से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जैसे कि लोकसभा जो संसद है उसकी सदस्य में किन किन वो से होते हैं उसमें 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आर्टिकल 79 के तहत आता है और आर्टिकल 71 के तहत सीटों का जो वितरण है वो किस प्रकार किया गया है। लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो अधिकतम 552 रखी गई है जिसमें कि 530 राज्यों द्वारा चुने जाएंगे यानी कि उनका सीधा सीधा चुनाव होगा और 20 नॉमिनेटेड किए जाएंगे और 2 एंग्लो इंडियन के तहत किए जाएंगे जो कि अब ये हटा दिया गया है। आर्टिकल 83 में कहा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये आर्टिकल किसने पूछा गया है? ये आर्टिकल हमारा पूछा गया है 83 में। आपसे काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा सा। और फिर अगर मैं आर्टिकल 84 की बात करता हूँ तो यहाँ पे सदस्यता किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन सदस्य बन सकता है, जैसे कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित होनी चाहिए। और आर्टिकल 85 में सत्र की अवधि के बारे में बात की गई है कि कोई भी अगर सत्र होगा जो भी संसद में चला जाएगा वो 6 माह से अधिक का नहीं, उनके बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 101 में सदस्य की दोहरीता पद धारण करने की यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के एक ही राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता या विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, किसी एक ही जगह का वह सदस्य हो सकता है।
तो अगला क्वेश्चन, अगले कुछ आर्टिकल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे 102 में क्या आगे, अयोग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति अपना पद किस प्रकार से छोड़ सकता है, वह लाभ का पद धारण न किए हुए, दिवालिया न घोषित किया गया, पागल घोषित न किया गया और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य न रहा हो तो वह अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 105 में संसद की जो विशेष अधिकार है उसके बारे में, अगर कोई भी सदस्य है संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर कोई भी अपना वाद विवाद करता है, किसी प्रकार की बात कह देता है, तो उस पर कोई भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 110 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वित्तीय विधेयक यानी मनी बिल। क्या होता है मनी बिल? जो भी होता है इसे राज्यसभा या लोकसभा में किस में पेश किया जाता है, तो वह लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका ही अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है कि इसमें हमारा जो एनुअल बजट है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की इसमें इसको कौन प्रस्तुत करता है, तो इसको राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और आर्टिकल 118 में संसद की कार्यप्रणाली के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 326 में कहा गया है कि कोई वह व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का हो गया है वह भारतीय चुनाव में क्या कर सकता है, वोट देने का अधिकार रखता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? SBI, RBI, ICICI बैंक या HDFC बैंक? भारत का केंद्रीय बैंक की बात की है तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाता है RBI। तो RBI के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इनके जो वर्तमान गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया, यानी कि काफ़ी करंट का क्वेश्चन बन जाता है ये हमारा। तो जो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है और इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में था, जो कि बाद में 1935 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और जो इसका प्रतीक है एक ताड़ का पेड़ है और इसमें शेर बना हुआ है। वहीं पर जो भारत के पहले या RBI के पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ और भारत के पहले गवर्नर जनरल सर CD देशमुख। तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी के जितने भी भारतीय मुद्राएं प्रकाशित होती है चलती है वो सारी की सारी RBI द्वारा ही लॉन्च की जाती है। और वहीं पे 1 रुपये की बात करते हो तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और जो इसका मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति की स्थापना करना है, किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी, जैसे कि रेपो दर, रिजर्व रेपो दर आदि, ये सारी की सारी नीतियाँ कौन निर्धारित करता है? RBI ही निर्धारित करता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है, तो RBI ही निर्धारित करता है कि भारत में सभी प्रकार की जो रेगुलेटिंग किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा और कौन करेगा, और ये भी RBI करता है। उनको लाइसेंस किस प्रकार का लाइसेंस जारी किया जाएगा वो भी RBI ही जारी करता है। और संपत्ति और लेन देन के बारे में भी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसका भी नियंत्रण किसके पास होता है? RBI के पास होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1905, 1915, 1919, 1921, 1930? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1930। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और इसके जो मुख्य आरोपी भारत ने बनाए थे, जो कि उस वक्त के जनरल डायर थे, उन्होंने निहत्थे लोगों पर क्या चलवाई थी, बहुत ज़्यादा गोली चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है? ये अमृतसर के पंजाब में पड़ता है। उसके मुख्य आरोपी जनरल रेजिमेंट डायर थे और इसमें हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें कि भारतीय काफ़ी बाद में आहत हुए थे। और ये 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा में एकत्रित हुए थे। उनको ऑपरेशन रालेट एक्ट और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करना था। रालेट एक्ट में क्या कहा गया था कि किसी व्यक्ति को कभी भी हम जेल के अंदर डाल सकते हैं बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का। इस प्रकार का कानून लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और ब्रिटिश जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर सैनिकों ने गोली चला दी और यह गोलीबारी तकरीबन 10 मिनट तक चलती रही, जब तक प्रत्येक सैनिक की गोली खत्म नहीं हो गई। और उसमें इस प्रकार से वहाँ पे हजारों लोग शहीद हो गए और कई सौ घायल हो गए। तो इसके बाद में इन अंग्रेजों के तहत भारत में 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय जो समिति बनाई गई थी महात्मा गांधी के तहत उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु बताई गई थी। तो इसके बाद में जनरल डायर को क्या कर दिया गया था? यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। और इस घटना में यह प्रभाव हुआ
कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी तेजी आई और इसी के कारण बस कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने पर अपना जोर दिया और भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो जो इसका सही आंसर हो था, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है और जबकि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है जो कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो जो इसकी सबसे लंबी नदियाँ हो जाती है भारत की सबसे लंबी नदियाँ हो जाती है गंगा, और भारत से होकर बहने वाली कोई जो सबसे लंबी नदियाँ हो जाती है ब्रह्मपुत्र, और यमुना भारतीय प्रायद्वीप की जो गोदावरी होती है वो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो चलते हैं गंगा के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गंगा की जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगर मैं गंगा की बात करता हूँ तो गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा की जो कुछ सहायक नदी है जो कि राइट ट्रिब्यूटरी है। राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जिस ओर से कोई नदी जब प्रभावित होती है तो उस ओर से बहने वाली, उसकी साइड में चलने वाली नदी है, लेफ्ट या राइट कहलाती है। तो इस प्रकार से अगर मैं पहली अलकनंदा की बात करता हूँ तो अलकनंदा जो नदी होती है उसमें जो पहली नदी मिलती है धौलीगंगा मिलती है, या मिलती है विष्णुप्रयाग में। और फिर आगे चल करके इसमें एक और नदी मिल जाती है नंदाकिनी, नंद प्रयाग में मिलती है कि अलकनंदा में ही, और अलकनंदा में एक और नदी मिलती है आगे चल कर कर्ण प्रयाग में जो कि कहलाती है पिंडार गंगा। तो इस प्रकार से ये 3 ट्रिब्यूटरी हो जाती है जो कि इसकी लेफ्ट साइड से मिलती है, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार। यानी कि हम डीवीपी कह सकते हैं कि डीवीपी से 3 नदियाँ जो कि राइट ट्रिब्यूटरी है। राइट ट्रिब्यूटरी वाली जो नदी है वो इस प्रकार से पड़ जाती है। फिर उसमें आकर के केदारनाथ से जो कि निकलती है मंदाकिनी आकर के इसमें रुद्रप्रयाग मिल जाती है अलकनंदा में। इसके बाद देवप्रयाग में मुख्य रूप से भागीरथी नदी मिलती है और यही स्थान पर यहाँ पे गंगा ये नदी बन जाती है। और आगे चल गई उसमें इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के संगम पे जो कि आजकल कुंभ चल रहा था वहाँ पर, इसमें गंगा और सरस्वती आपस में संगम कर जाती है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने गंगा की पूरी ऊपर की ट्रिब्यूटरी जान ली है, अब आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ से ये यमुना निकल के इलाहाबाद या प्रयागराज में क्या जाते हैं मिल जाती है। इसी प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो कि इसमें मिल जाती है। तो एक बार जो इसकी फिर से लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है जैसे कि रामगंगा होगी, फिर से गोमती नदी होगी, घाघर होगी, कंटक होगी, और कटिहार जिले से निकलने वाली कटिहार जिले में मिलने वाली कोसी नदी होगी, महानंदा नदी, ये सारी जो कि है हमारी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होने के बाद में अगर मैं राइट की बात करता हूँ तो राइट में कौन सी होने वाली है? तो राइट में अब इसमें चंबल हो जाएगी, हमारी यमुना हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, केन हो जाएगी, और टोंस नदी हो जाएगी, और सोन नदी हो जाएगी, दामोदर नदी हो जाएगी। दामोदर नदी और ये फरक्का बांध से हुगली नदी निकलते हैं, उसके बाद में यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो चलते हैं, हमने एक मोटा रिव्यू जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा, इसका सही आंसर हो जाता है 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और इस प्रकार से उस वक्त जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये किस मॉडल पर आधारित थे? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आइए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ 1 अप्रैल 1951 को प्रकाशित हो जाती है भारतीय पंचवर्षीय योजना जो है। और ये कहाँ से ली जाती है भारतीय पंचवर्षीय योजना? ये ली जाती है यूएसएसआर से, उस वक्त के रूस से। तो जो इसकी अवधि होती है 5 वर्ष होती है, यानी कि केवल 576 से हो जाती है। और उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसकी जो मुख्य विशेषता है कृषि पर जोर देना, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना, परिवहन और संचार को सुदृढ़ करना, सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि को सुधारना। इसने लक्ष्य क्या किया था? हमने यहाँ पे अपनी भारतीय जो जीडीपी थी 2.1 की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि जो वास्तविक वृद्धि थी उससे ज़्यादा हो गई थी, 3.6% की हमने यहाँ से वृद्धि की थी। और आगे चल के इसने यह योजना हेरोल्ड
डोमर मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था में से एक मानी जाती है, जो कि काफ़ी सफल रही। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 8 मिनट 20 सेकंड, और कहीं कहीं आपको मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा 8 मिनट और 3, इस प्रकार से। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 8 मिनट 20 सेकंड। तो जो सूर्य का प्रकाश है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से विद्यमान होता है, या 3 गुना कहीं को आपको 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड भी मिल सकता है, जो कि यही होता है। ठीक है जी। तो ये 8 मिनट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेरा कर्नाटक। कर्नाटक में जो इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलते हैं इसके महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं, रुक्मणी देवी अंड्रेल, बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। यह है कुचिपुड़ी, यह कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों में निपुण है। वहीं से मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह उड़ीसाई और भारतनाट्यम, ये भी दोनों में महारत रखती है। और शोभना, ये भी ये पद्म श्री से सम्मानित है, और ये सोनल मानसिंह पद्म विभूषण से सम्मानित है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर पहली वेबसाइट कब बनाई गई? 1985, 1971, 1995 या 2000? तो जो इसकी पहली वेबसाइट बनाई गई थी 1971 में बनाई गई थी, और इसको बनाने वाले टिम बर्नर्स ली थे, जिन्होंने 1991 में अपनी पहली वेबसाइट बना दी थी। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो जाता है 4। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, और 1896 में पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया था, और उसके बाद से लगातार इनका आयोजन किया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका ऐसा भी हुआ था कि ओलंपिक गठित नहीं किए गए थे। तो ओलंपिक के फ्लैग में 4 झंडे हैं, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। जैसे कि ब्लू कलर का यूरोप को दर्शाता है, ब्लैक कलर का जो दिखाता है वो अफ्रीका को दिखाता है, अमेरिका को जो रिप्रेजेंट करता है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को वो रेड करता है, एशिया को पीला रंग करता है, ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन रंग का करता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रंग फ्लैग में नहीं है या सर्कल का नहीं है। तो चलते हैं। और हाल ही में जो अभी पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे वो हुए 2024 में, जिसमें कि भारत ने 6 पदक जीते थे, और 1 रजत पदक था और 5 कांस्य पदक थे। रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो कि 89.45 मीटर दूर उन्होंने अपना भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? इलाहाबाद, हावड़ा, मथुरा, गोरखपुर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जंक्शन, तो जंक्शन में जो इसका आंसर हो जाता है वो जाता है मथुरा। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात की जाती है तो इसका सबसे बड़ा इसका आंसर हो जाता है फिर गोरखपुर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 1971 पोखरण, 1974 पोखरण, 1998 पोखरण या 2012? तो ये इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1974 का, जो कि पोखरण में हुआ था। ये हो गया था। आइए चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इसका हमारा टाइटल था या जो इसके नाम दिया था वो दिया था स्माइलिंग बुद्धा। और स्माइलिंग बुद्धा भारत में कब मुस्कुराए थे? 18 मई 1974 को ये मुस्कुराए थे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जो कि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और भारत एक ऐसा सदस्य था जो यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्य 5 यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे उसमें कि रूस आता है, अमेरिका आता है, रसिया आता है, फ्रांस आता है और चाइना आता है। ये 5वें सदस्य हैं
जो कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं या यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत छठा इसका सदस्य बनने का काफ़ी दावेदार हो जाता है। तो भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने परमाणु परीक्षण किया था इन 5 देशों के छोड़ करके। तो जो इसके परीक्षण का डिजाइन किया था डॉक्टर पी के वेंगर ने किया था, और जो इसके इसका प्रोजेक्टर के जो हेड थे राजा रमनन थे, और इसका जो परीक्षण किया गया था 8 से 12 किलोग्राम टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर था। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है एच होता है, हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है, और हाइड्रोजन गैस को H2 से लिखा जाता है। यह ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैसों में से एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है असम। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। तो ये एक प्रमुख त्योहार है और फसल की कटाई के दौरान मनाए जाने वाला त्योहार है। और यहाँ पे जो मुख्य आयोजन में मेले लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं, अम्बुबासी का मेला मेला लगाया जाता है, जो कि महाका कामाख्या देवी के रूप में प्रसिद्ध है। परशुराम मेला, दोल जत्रा का मेला, अशोक अष्टमी मेला, सड़क पूजा मेला और साख मेला, ये प्रमुख है। और ये भी हाल ही में सीपीओ में पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के या फिर मंत्री के? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इसका सही आंसर हो जाता है। तो राष्ट्रपति इसके किस आर्टिकल की बात करते हैं? 148 के तहत इसका नियंत्रण कैग का नियंत्रण किया जाता है या इसकी नियुक्ति की जाती है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार है, और चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह, और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। वहीं अगर कैग की बात करते हो तो संजय मूर्ति, और महालेखा नियंत्रक की बात करता हूँ CGA के SM दुबे जो कि 28वें हैं, और संजय मूर्ति हमारे कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है SBI। इसका सही आंसर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर मेरा हो जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को कर दी जाती है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार का अधिकार भारत सरकार का अधिकार ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को सौंप दिया गया। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को ब्रिटिशों द्वारा क्या सौंप दिया गया? भारतीय सत्ता सौंप दी जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या तो अक्टूबर 1950? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 26 नवंबर 1949 को यह अपना लिया जाता है। और ये लागू कब किया जाता है? ये लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? माउंट एटना, माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी या विंध्याचल?
तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, भारत में किसी प्रकार का कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो जो अरविंध्याचल पर्वत है वो भारत में मध्य में स्थित है, तो इसका आंसर यही हो जाता है। और ये एक प्रकार का अवशिष्ट उदाहरण है। भारत में हरित क्रांति किसके कारण संभव हुई? कृषि में तकनीकी सुधार, औद्योगिकरण, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति के कारण? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है कृषि में तकनीकी सुधार के कारण हरित क्रांति संभव हुई। और जो इसको श्रेय दिया जाता है वो श्रेय दिया जाता है एस.एन. स्वामीनाथन को। उन्होंने हरित क्रांति अपनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना थी उसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन, और फ्रांसिस क्रिक ने, या गेकर मेडल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने, या चार्ल्स डार्विन ने? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वाटसन एंड क्रिक ने इसका आंसर हो जाता है। वाटसन एंड क्रिक द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या केरल? कथक कथक ये उत्तरी भारत का नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है बिरजू महाराज और शंभू महाराज। ये दोनों लखनऊ घराने से संबंधित हैं। इनके घराने बहुत ज़्यादा याद रखने चाहिए। सितारा देवी जो कि कथक की रानी के रूप में जानी जाती है। गोपी कृष्ण, कुमुदिनी लाखिया और दयाशंकर, ये जयपुर घराने से संबंधित रखते हैं। आइए चलते हैं इनके कुछ प्रमुख घरानों के बारे में। तो लखनऊ का जो घराना है, इसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना और रायगढ़ घराने ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहते हैं। कि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा घराना किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, इस बार यह विदर्भ वर्सेस और केरला के बीच खेला गया था, जिसमें कि केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए विदर्भ को न्योता दिया, जिसमें इन्होंने ये मैच ड्रॉ रहा। और पहली पारी के आधार पर जिसके पहली पारी में ज़्यादा रन होते हैं, अगर कोई मैच ड्रॉ जाता है रणजी ट्रॉफी का, तो उसमें जो पहली पारी में जिसके ज़्यादा रन होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। वहीं पे केरल के रन विदर्भ से थोड़े कम थे, तो इस वजह से रणजी ट्रॉफी का जो इस बार का चैंपियन है वो विदर्भ को घोषित कर दिया जाता है। और यह बीसीसीआई के रूल्स के अनुसार चैंपियन ट्रॉफी फाइनल विदर्भ को घोषित कर दिया गया। और ये 1934 से लगातार हर वर्ष राज्यों के बीच में खेली जाती है। भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कौन सा है? मुंबई हैदराबाद, दिल्ली कोलकाता, मुंबई अहमदाबाद या चेन्नई बेंगलुरु? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है मुंबई अहमदाबाद इसका सही आंसर हो जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और शिंजो आबे के दौरान यह योजना भारत में लाई गई थी। और एक दुर्घटना या चुनाव प्रचार के समय इनको गोली लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस? तो जो वर्तमान में सबसे ऊंचा पद है किसी सेना सैनिक का, तो वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा सीडीएस, जो कि तीनों ही सेनाओं का क्या रखता है, उनको अपने अंतर्गत रखता है। तो सशस्त्र सेनाओं के जो मुख्य सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारतीय वायुसेना के जो सेनाध्यक्ष हैं अमृत सिंह, नौसेना के सेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी और सीडीएस जो कि है अनिल चौहान जी। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। साथ में सचिव और सलाहकार कैबिनेट सचिव जो है टीवी सोमनाथन, सलाहकार प्रधानमंत्री जी के अमित खेरे और तरुण कपूर
प्रधान सचिव प्रधानमंत्री पी.के. मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कोल और विदेश सचिव विक्रमी मिश्रा। तो आज की हमारी ये क्विज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये क्विज पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अपनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।